नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे दोस्तों बादरा आसपास खबरों की और देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट दोस्तों आपको बताते हैं। सदैव मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी देते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस खबर से जो पूरे भारत वर्ष में छाई हुई है और बादरा सहित आसपास कस्बों में भी दोस्तों प्रमुख रूप से उसी खबर के चर्चे हैं और उसी खबर के जोश और जुनून के साथ उत्साह और उमंग का वातावरण भी युवाओं में बरकरार है। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तिरंगा रैलियों की, घर घर तिरंगा वितरण अभियान की। दोस्तों, बादरा में भी आज भी तिरंगा रैलियां कई गाँव में भी निकली, बादरा कस्बे में भी निकली, कई स्कूलों द्वारा भी तिरंगा रैलियां निकालेगी। दोस्तों, हम बात करें आज वार्ड नंबर 31 से बादरा के आज शुरुआत की गई 3-4 वार्डों की में जो तिरंगा वितरण अभियान है उसकी। तो दोस्तों, लमोरिया स्कूल के बच्चों सहित मांगीलाल गोयल जो कि नगर पालिका प्रतिपक्ष के विपक्ष के नेता है दोस्तों, उनके नेतृत्व में तिरंगा झंडा घर घर वितरण अभियान प्रारंभ किया गया और निःशुल्क ये तिरंगा वितरण अभियान चलाया गया दोस्तों मांगीलाल गोयल द्वारा। उनके सुपुत्र विशाल गोयल पार्षद भी उनके साथ रहे और बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता, स्कूल के बच्चे, स्कूल का स्टाफ और कस्बे के कई अनेक गणमान्य जन भी इस अवसर पर मौजूद रहे। ललित कौशिक आदि, संपत शर्मा आदि अनेक कार्यकर्ता भी साथ में रहे। तो दोस्तों, ये अभियान चला, वार्डों में 3-4 वार्डों में रैलियां निकाली गई और बच्चे जोश के साथ नारे लगाते हुए देशभक्ति का जज्बा जागृत करते हुए डीजे की धुन पर जो देशभक्ति गीत बज रहे थे उनसे जोश से सारोबार होते हुए, नारे लगाते हुए गलियों में इस प्रकार का वातावरण दोस्तों पैदा कर रहे थे, बना रहे थे जैसे भारत अभी अभी आज़ाद हुआ हो। दोस्तों, बहुत शानदार नज़ारे पूरे भारत में इस समय, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव दोस्तों ये पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और लगातार काफ़ी लंबे समय से ये महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि 15 अगस्त को इस महोत्सव को विराम लगेगा और ये 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव है। तो दोस्तों, इसी के साथ भारत विकास परिषद द्वारा भी एक तिरंगा रैली निकाली गई उपखंड कार्यालय से। शकुंतला चौधरी जो कि एसडीएम महोदया है दोस्तों, उन्होंने हरी झंडी देकर इस रैली को रवाना किया। सुबह 8:30 बजे निकली ये रैली 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में। दोस्तों, एलवीएस स्कूल के बच्चे इस रैली की शान बढ़ा रहे थे और गगनचुंबी नारे लगाते हुए देशभक्ति से ओत-प्रोत ये बच्चे दोस्तों पूरे कस्बे में रैली की धूम थी, तिरंगों की धूम थी और पूरा कस्बे का वातावरण दोस्तों जैसे आज आज़ादी के रंग में, अमृत महोत्सव के रंग में नहा गया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। इसी के साथ मैं आपको बताऊं तो एसडीएम महोदया के साथ कालूराम गोस्वामी भी इस रैली में अगुवाई करते हुए नजर आए। शशिकांत शर्मा, विजय चौबे, डॉक्टर धन्नाराम, नरेश फतेहपुरिया, नरेंद्र कपिल आदि कार्यकर्ता भारत विकास परिषद के भी रहे। गोगामेडी भाजपा मंडल द्वारा भी आज रैली निकाली गई दोस्तों, तिरंगा यात्रा निकाली गई और रामगढ़ होते हुए भगत सिंह चौक, बस स्टैंड, बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके ये रैली जो है आगे बढ़ी और दोस्तों रामगढ़ और गोगामेडी के चप्पे चप्पे पर ये रैली, तिरंगा रैली पहुंची। और इस रैली में कौन थे दोस्तों? बलवान मेहरडा जो कि अध्यक्ष है मंडल के भारतीय जनता पार्टी के, दीपचंद बेनीवाल जो कि जिला परिषद के सदस्य है, इसके अलावा गिरधारी लाल सिंगाठिया, विनोद जास्ट के अलावा हनुमान प्रसाद भार्गव और देवीलाल, लकेश्वर बुराराम, होदकासिया, कैलाश स्वामी आदि अनेकों कार्यकर्ता दोस्तों इसमें शामिल रहे। इसके अलावा दोस्तों अनूप शहर में भी एसडी मॉडल स्कूल द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई गांव में और गांव की गलियों गलियों में बच्चे दोस्तों देशभक्ति से ओत-प्रोत नारे लगाते हुए पूरे गांव को देशभक्ति में माहौल से रंग दिया था। और इसी के साथ दोस्तों तारानगर में भी, पड़ोसी कस्बा तारानगर में 14 अगस्त को विशाल तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। वहीं रावतसर में आज बहुत बड़ा कार्यक्रम मीनू बेनीवाल के नेतृत्व में दोस्तों हुआ। मीनू बेनीवाल भाजपा के
बड़े नेता है और दोस्तों बहुत बड़े समाज सेवी इस क्षेत्र के वो माने जाते हैं। संभवतः इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र से वो चुनावी तैयारियां भी कर रहे हैं, लेकिन रावतसर में बड़ी संख्या में युवाओं को निःशुल्क तिरंगा वितरण किया गया, भेंट किया गया इस कार्यक्रम के तहत। और चूरू जिला के कस्बे में भी दोस्तों विशाल तिरंगा यात्रा कल 13 अगस्त को राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में निकाली जाएगी, जिसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और बहुत शानदार तरीके से ये रैली निकाली जाएगी। राजगढ़ में भी रैलियां निकली, नौर कस्बे में भी रैलियां निकली, तारानगर में भी छोटी मोटी कई रैलियां दोस्तों गाँव में भी निकल चुकी है, लेकिन 14 अगस्त को बड़ी रैली तारानगर में भी निकलनी जा रही है। दोस्तों हम एक आपको इस तिरंगा रैली और घर घर तिरंगा झंडा लहराने के अभियान के तहत एक सुझाव आपको ज़रूर हम देना चाहेंगे कि आप किस प्रकार से तिरंगा अपने घरों पर लहरा सकते हैं और किस प्रकार से सामान उसको वापस उतार कर सामट कर अपने सुरक्षित स्थान पर छोड़ना है, ताकि आपको भविष्य में भी वो तिरंगा फिर आगे इसी प्रकार से काम भी आ सके। तो दोस्तों तिरंगा पूरे जोश और सम्मान के साथ आप अपने घरों पर लहराए। तिरंगा झंडे में केसरिया रंग ऊपर रखें, इसका विशेष तौर से आप ख्याल रखें। और घर के ऊपर छत पर पोल में या किसी डंडी में आप तिरंगा झंडा लहरा सकते हैं दोस्तों, घर के किसी भी कोने में छत के ऊपर। और तिरंगे को किसी भी दूसरे झंडे के साथ ना लहराएं दोस्तों, अलग से किसी पोल या डंडी में आप लहराएं। तो ये इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा। और एक सीधी डंडी हो जिसमें आप तिरंगा लहरा रहे हैं, पोल हो वो एकदम सीधा हो और कटा फटा तिरंगा ना हो, ये भी आप ध्यान रखें। और कटे फटे तिरंगे को आप जो है ना लहराएं और इसको सह समान आप नीचे उतार कर ही रखें। और अगर तिरंगा झंडा दोस्तों बाद में लगाने के बाद में फट गया है तो सह समान उसको नीचे उतारे आप। और इसी के साथ दोस्तों दीवार की जो मंडेर है, आपके छत की मुंडेर है, वहाँ टच करता हुआ तिरंगा ना रहे, किसी दीवार को टच ना करता हो, हवा में लहराता हुआ शान से लहराता हुआ तिरंगा आप लगाए, ये चीज़ आप सुनिश्चित करें। और सह समान 16 अगस्त को आप उस तिरंगे को नीचे उतारे, सलामी दे और उसके बाद में समेट कर आप ऐसी जगह सुरक्षित जगह उसको सह समान से रखें, ताकि भविष्य में आगे भी इस प्रकार आपके तिरंगा वो काम आ सके। तो दोस्तों तिरंगा लहराने के लिए इतनी इन खास बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिए। और किसी भी प्रकार से तिरंगे का अपने आसपास भी कहीं कोई अपमान ना हो, कोई ज़मीन पर ना गिरा दे या किसी भी प्रकार से तिरंगे का अपमान ना हो। वो अपमान दोस्तों हम सबका होगा, भारत भर का होगा। तो ऐसा हम सभी को ध्यान रखना है दोस्तों। और इसको लेकर बुद्धिजीवी, अधिकारीगण और अनेक लोग आपको ऐसे वीडियोस भी मिल जाएंगे और ऐसे आश्वासन देते हुए, ऐसे सुझाव देते हुए, संदेश देते हुए लोग भी आपको सोशल मीडिया पर भी मिल जाएंगे। तो इसका विशेष तौर से आप भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करें तो मुंदड़िया बड़ा से दोस्तों भादरा क्षेत्र से एक बहुत ही ऐसी खबर आई है जिसने किसानों की भी चिंता बढ़ा देने वाली खबर है दोस्तों। 26 बीघा गुआर की फसल जो है एक किसान की, वो चौपट हो गई। और दोस्तों वो चौपट क्यों हुई इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ये किसान है दोस्तों मुंदड़िया बड़ा के राय सिंह सिल्लू। और दोस्तों इन्होंने घास को एक प्रकार से समाप्त करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, अपनी गुआर की फसल के इर्द गिर्द जिस प्रकार से घास वगैरह होता है उसको ख़त्म करने के लिए एक दवा खरीदी थी संजय सेल्समैन से, भादरा की दुकानदार है। और उनसे जब ये दवा खरीद कर उन्होंने अपने खेतों में इस दवा को लेकर जब स्प्रे किया गया उस घास के ऊपर, तो दोस्तों पूरी की पूरी फसल चौपट हो गई। और इसका उन्होंने ज्ञापन भी दिया है, विभाग को भी इसको लेकर ज्ञापन दिया है, गुहार लगाई है कि उसको वो गरीब किसान है वो बेकार में ही ऐसी स्प्रे का और घटिया स्तर की स्प्रे का इस्तेमाल करके जो है अपना नुकसान कर बैठा है, उनको उचित मुआवजा मिले और उनको न्याय मिले। और ऐसे दुकानदार जो इस प्रकार की
घटिया और डुप्लीकेट कोई दवाई रखती है दोस्तों, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी प्रशासन को सुनिश्चित करनी चाहिए। दोस्तों ये किसी एक किसान की समस्या नहीं होगी, ऐसा अनेकों किसानों के साथ होता होगा। तो दोस्तों इस खबर पर प्रशासन संज्ञान भी ले और ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करे और इस किसान को जो है उचित मुआवजे का बंदोबस्त इसका करें। तो ये आप जो है ध्यान रखें आगे भी, और किसी भी दुकान से इस प्रकार ख़रीदारी करें तो उससे बिल पक्का ज़रूर लें। तो इसी के साथ दोस्तों अन्य खबरों की ओर भी रुख करें। तो राजकीय विद्यालय दोस्तों जिज्ञाश्री बड़ी में और जिज्ञाश्री छोटी में राजकीय विद्यालय में हेज कटिंग मशीन भेंट की एक शख्स ने, और इस मशीन को भेंट करते हुए उस समय अनेकों गणमान्य जन भी उपस्थित रहे और स्कूल का स्टाफ भी उपस्थित रहा। उस शख्स का नाम है, दानदाता का नाम है दोस्तों सुरेश कुमार पचार, जो कि लैब असिस्टेंट है जिज्ञाश्री छोटी में, और उनके द्वारा ये हेज कटिंग मशीन जो है वो दोस्तों प्रधानाचार्य हवा सिंह टंडन को भेंट की गई। इस समय आनंद गिरी जी महाराज, संत आनंद गिरी जी महाराज, उनकी प्रेरणा से भी ही ये मशीन जो है वो भेंट की गई है दोस्तों। वो भी वहाँ मौजूद रहे और सभी गाँववासियों ने सुरेश कुमार पचार परिवार की भी प्रशंसा की गई, और जिसके साथ कृष्ण कुमार, राजेंद्र कुमार गढ़वाल, राजेश बिजारनिया आदि अनेकों स्टाफ के सदस्य भी उपस्थित रहे। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर आपका ध्यान अगर बटाए दोस्तों, आज बादरा स्वास्थ्य विभाग द्वारा डाबड़ी और बिरानी स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया और वहाँ कई खामियां भी पाई गई, उनको दुरुस्त करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए। और आज इस औचक निरीक्षण में दोस्तों अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पवन छिंपा भी मौजूद रहे और स्थानीय खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी मंजीत डाका भी उपस्थित रहे, और दोनों ने दोस्तों अधिकारियों के अन्य कर्मचारियों के साथ इन दोनों ही स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया और दिशा निर्देश उचित जारी किए गए। और दोस्तों ये भी कहा गया कि जननी सुरक्षा योजना और राजश्री आदि अनेकों योजनाएं हैं जिनमें महिलाओं को लाभान्वित होता है। तो दोस्तों उनमें महिलाओं को तुरंत प्रभाव से दोस्तों डॉक्यूमेंट्स पूरे करके, कागजात की खानापूर्ति जो है वो पूरी करके उनको उचित समय पर लाभ मिले, योजना का ऐसा सुनिश्चित करे, ऐसी व्यवस्था स्थापित करे, ऐसे दिशा निर्देश भी दिए गए। और इसी के साथ दोस्तों सभी प्रभारी जो है चिकित्सकों के आप जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उनकी भी एक बैठक ली गई और दिशा निर्देश दिए गए उचित, जो जितनी भी स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सरकारी योजनाएं हैं दोस्तों उनका एक प्रकार से मूल्यांकन भी किया गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्वास्थ्य विभाग से संबंधित ही एक और खबर है, और राज्य में जिस प्रकार से चिरंजीवी योजना है और उसमें मरीजों को जो लाभ मिलता है दोस्तों, कल सरकार ने घोषणा और की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि चिरंजीवी योजना में मरीजों को और ज़्यादा सुविधा और लाभ सुनिश्चित किया गया है, और इसमें एक प्रकार से कॉटेज और अलग से प्राइवेट रूम पेशेंटों को मिले ऐसी व्यवस्थाएं भी की गई है। तो क्या वास्तव में दोस्तों चिरंजीवी योजना से मरीजों को, उनके परिजनों को उचित दिशा निर्देश, उचित इसका लाभ मिलता है? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत शिकायतें आ रही है चिरंजीवी योजनाओं को लेकर। दोस्तों जिस प्रकार से डॉक्टर्स किसी भी निजी चिकित्सालय में अगर वो चिकित्सालय चिरंजीवी योजना से जुड़ा है तो दोस्तों लगभग उस सभी निजी चिकित्सालयों की ये शिकायतें आमजन को हो सकती है उनसे। तो खासकर जैसा अमूमन आप नॉर्मल पेशेंट बनकर आप उन चिकित्सालय में जाते हैं तो जो दवाएं लिखी जाती है और जो अच्छी और क्वालिटी वाली महंगी दवाएं जो होती है वो आपको लिखी जाती है, और जब चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का आप लाभ लेते हैं तो दोस्तों वो दवाइयाँ डॉक्टर से अमूमन नहीं लिखते। ऐसी शिकायतें हैं, आखिर क्यों नहीं लिखते हैं, क्या रीज़न है? क्या चिरंजीवी योजना से लाभ लेने वाले लोगों को दोस्तों इस काबिल नहीं समझा जाता कि उनको अच्छी और उचित और ज़्यादा कीमत वाली दवाइयाँ वो ले सके ताकि वो अच्छा स्वास्थ्य लाभ करे, या फिर बेहद हल्की और बहुत कम प्रभावशाली दवाइयाँ उनके लिए
क्यों लिखी जाती है? दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़े सवाल खड़ा करती है इस पूरी योजनाओं के ऊपर। मैं आपको बताऊं तो 50,000 तक का स्वास्थ्य बीमा भी इसमें लाभ दोस्तों मिलता है पात्र परिवारों को, और बीमा प्रीमियम के लिए तौर पर दोस्तों आपको 50% राशि अर्थात न्यूनतम जो राशि है 850 रुपया सालाना जमा कराना पड़ता है इस योजना का लाभ लेने के लिए। और मैं आपको एक चीज़ की जानकारी और दूँ तो दोस्तों 1597 हेल्थ पैकेज निःशुल्क उपलब्ध है इस चिरंजीवी योजना में। 1597 हेल्थ पैकेज निःशुल्क उपलब्ध है, तो इसकी भी आप ध्यान रखिए। और कौन कौन सी प्रमुख बीमारियां भी इसी में शामिल है दोस्तों। आप चिरंजीवी योजना के तहत आप निःशुल्क 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। और इन बीमारियों में कोविड-19 तो है ही, जो कोरोना पीछे 2 लहरें गई है, और दोस्तों वो भी है, ब्लैक फंगस भी है, बहुत खतरनाक बीमारी बताई जा रही है दोस्तों। और कैंसर, हार्ट सर्जरी के अलावा दोस्तों पैरालिसिस और न्यूरो सर्जरी जो है ये भी इसी योजना के तहत आती है। और ऑर्गन ट्रांसप्लांट अगर हो तो वो भी इसी योजना के तहत है। अनेकों और भी ऐसी बीमारियां हैं, और 1597 के करीब हेल्थ पैकेज निःशुल्क उपलब्ध है, जिनमें अधिकांश या सभी बीमारियां दोस्तों आती हैं। और उन बीमारियों का आपको विवरण उसमें फॉर्म में लिखना है। और क्या क्या दोस्तों इस योजना में जुड़ने के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, इसके बारे में आपको बताऊं तो दोस्तों आधार कार्ड इसमें प्रमुख रूप से आपको दिखाना होगा, ले जाना होगा किसी ई मित्र पर, और बैंक खाते का विवरण आपको देना होगा। तो निस्संदेह आप बैंक खाते का विवरण और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आप दे सकते हैं, और पासपोर्ट साइज़ आपकी फ़ोटो भी लगेगी। इसके अलावा आपके मोबाइल नंबर इसमें लिखे जाएंगे, जहां आपको सूचनाएं इसको लेकर मिलती रहेगी। और प्रमाण पत्र के अलावा राशन कार्ड भी आपको, एक निवास प्रमाण पत्र भी आपको लगाना होगा फ़ोटोकॉपी के तौर पर। तो उसके बाद में ये सारी सुविधाएं आप ले सकते हैं दोस्तों। हमारी भी नज़रें इस चिरंजीवी योजना पर बनी रहेगी, किस प्रकार से इस चिरंजीवी योजना में जो है धांधलियां की जाती है। अमूमन अस्पतालों में ये भी कहा जाता है कि ये चिरंजीवी योजना के तहत ये फलां ऑपरेशन हम नहीं कर सकते, इसके लिए डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं हैं दोस्तों, ऐसा भी जवाब दिया जाता है, जबकि ऐसा जवाब वो दे नहीं सकते। जिन अस्पतालों में चिरंजीवी योजना के तहत वो अस्पताल कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, वो ऐसा जवाब आपको नहीं दे सकते। ऐसे में आप क्या करें? आपको किसी भी प्रकार की इस योजना से संबंधित शिकायत हैं और आपको कहीं सूझ नहीं रहा कि आप कहाँ जाए, क्या करें, किससे कहे और किसको ना कहे, तो दोस्तों 181 पर आप मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सर्विस जो है उसमें आप अपनी शिकायत को दर्ज कराएं। 181 नंबर पर ये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है दोस्तों, इस पर आप अपनी शिकायत को दर्ज कराएं, और 3 दिनों के अंदर अंदर इस हेल्पलाइन पर दर्ज कराई गई शिकायत का निवारण होगा। ये सरकार की व्यवस्थाएं हैं। और दोस्तों इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर मैं आपको और बताता हूँ, इसी से संबंधित योजना से संबंधित, आप नोट कीजिएगा। ये टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1800 18 6127। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ दोस्तों, 1800 18 061 27 ये नंबर है, जिसको आप नोट करके रखें। अगर आप चिरंजीवी योजना का लाभ लेने के लिए किसी अस्पताल में अपने परिवार या किसी सगे संबंधी को लेकर इलाज के लिए जा रहे हैं, तो आपके ये नंबर बहुत काम आएंगे। और 181 नंबर कतई नहीं भूलिएगा। अगर आपको उस अस्पताल से, उनके चिकित्सकों से, उनके स्टाफ से किसी भी प्रकार की शिकायतें हैं, या चिरंजीवी योजना में आपको वो सुविधा का लाभ देने से इनकार करते हैं, तो आप इन पर बेधड़क अपनी शिकायत दर्ज करवाइएगा। तो आपको ज़रूर 3 दिन के अंदर राहत मिलेगी, और ज़िला कलेक्टर महोदय स्वयं दोस्तों इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए बाध्य हैं। तो आप ज़रूर इसको लेकर जागरूकता ज़रूर फैलाएं, किसी और को भी आगे बताएं। अब दोस्तों हम जाते हैं उस खबर में, जिस खबर को लेकर बादरा पूरे राजस्थान कस्बे में चर्चा का विषय बना रहा था। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 11 जुलाई को चिड़िया गांधी में हुई गोकशी की घटनाओं से संबंधित।
तो गोकसी की घटनाओं में अब वर्तमान में क्या चल रहा है, अब भी भादरा में पुलिस बल तैनात है दोस्तों। पूरी जो घटनाक्रम है उसके ऊपर नज़रें रखी हुई है। अभी भी सोशल मीडिया की पोस्टों की वाचिंग भी बराबर हो रही है। बेशक कर्फ्यू हट गया है दोस्तों, चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी में 8 दिन तक कर्फ्यू रहा था और उनकी 1-2 बार पहले भी जो आरोपी थे गोकसी की घटनाओं को लेकर, उनकी पहले भी 1-2 बार जमानत जो है वो खारिज हो चुकी है। और अन्य जो धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को, गौ भक्तों को, गौ प्रेमियों को गिरफ्तार किया गया था, उनकी करीब जमानतें हो चुकी है। तो क्या दोस्तों उस घटना में कोई नया ट्विस्ट आया है? दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज फिर एडीजे कोर्ट द्वारा उन सभी गोकसी की घटनाओं के मुख्य आरोपियों को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है और बहुत शानदार बहस और दोस्तों इस मामले में लगातार बहस की बार संघ की ओर से एडवोकेट राजेंद्र बेनीवाल द्वारा। दोस्तों मैं आपको बताऊं तो आज न्यायाधीश के नाम एक 5 पेज का लेटर प्रेषित किया था अपनी वकालत नामे को लेकर राजेंद्र बेनीवाल द्वारा, और उसमें पूरा विवरण इस गोकसी की घटनाओं को लेकर किया गया था। और उसको पढ़ने के बाद न्यायाधीश ने जमानत को खारिज कर दिया। और दोस्तों उसमें ऐसा क्या था, क्या चीज़ राजेंद्र गोयल एडवोकेट जो बेनीवाल है उन्होंने उसमें दी हुई थी। दोस्तों पहले भी राजेंद्र बेनीवाल द्वारा, एडवोकेट राजेंद्र बेनीवाल वरिष्ठ अधिवक्ता है दोस्तों बार संघ के, और बार संघ की इस पूरे मामले में दोस्तों बहुत शानदार भूमिका रही है। हमने पहले भी 7 बजे के बुलेटिन में आपको बताया था समीक्षा के दौरान जिस प्रकार से गोकसी की घटना हुई थी और उसके बाद में चले तमाम घटनाक्रम में पूरे क्षेत्र के नेताओं को ले या लोगों को ले या मंझले नेताओं को ले या किसी भी लोगों को ले, लेकिन बार संघ के अधिवक्ताओं की बहुत शानदार भूमिका इस पूरे प्रकरण में रही है दोस्तों। चाहे वो तहसीलदार का घेराव करके उनके विरुद्ध नारेबाजी की घटना हो, जो तस्दीक शुदा 1 लाख का जो हैसियत प्रमाण पत्र बनाने की जो एक टेक्निकल प्रॉब्लम उसमें आ रही थी तहसीलदार को लेकर दोस्तों, उसको लेकर वकील अधिवक्ताओं द्वारा नाराज़गी व्यक्त की गई थी। उसके बाद में भी दोस्तों सभी वकीलों ने जो है एक राय होकर ये भी कहा था कि कोई भी अधिवक्ता बार संघ का इन गोकसी की घटनाओं में लिप्त आरोपियों की पैरवी नहीं करेगा, कोई इनका केस नहीं लड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात थी दोस्तों, क्योंकि वकालत एक ऐसा पैसा है, उनको किसी को भी न्याय दिलाने के लिए दोस्तों ये एक प्रकार से इसके लिए जाने जाते हैं और यही इनका पैसा भी होता है। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों जो घटनाक्रम हुए और जिस प्रकार से हमारे भारत की सनातनी परंपराओं में गाय का जो स्थान है दोस्तों श्रेष्ठ स्थान माना गया है, और ईश्वर की श्रेष्ठ कलाकृति बेशक इंसान है लेकिन गाय को भी श्रेष्ठतम स्थान दिया गया है दोस्तों, पूजनीय माना गया है। और यही चीज़ें राजेंद्र गोयल बेनीवाल द्वारा दोस्तों अपनी उस 5 पेज के एप्लीकेशन में लिखी गई थी और बड़ी शानदार तरीके से सनातन धर्म में गाय के महत्व को दर्शाया गया था और देवतुल्य गाय को माना गया था। इस प्रकार की विवेचना और शानदार विवेचना जो राजेंद्र बेनीवाल है उनके द्वारा की गई। और उनके साथ ही जो मेन चीज़ थी, मुख्य चीज़ थी देखने वाली, वो दोस्तों कानून संगत तर्क उसमें परिपूर्ण रूप से दिए गए थे। इसके अलावा भारतीय परंपराओं की, सनातनी परंपराओं की और दोस्तों वैज्ञानिक आधार भी साथ में दिए गए थे। वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित ये अपनी पूरी की पूरी 5 पेज की रिपोर्ट जी है वो फारूक आदि बनाम सरकार के इस मामले में दोस्तों राजेंद्र बेनीवाल एडवोकेट द्वारा दिया गया। तो इसी के साथ दोस्तों जुलाई को भी फारूक ने जिस प्रकार से घटना का विवरण भी इसमें दिया गया कि 11 जुलाई को जिस प्रकार से फारूक ने जिंदा गाय को कत्ल करके उनके गोमांस के टुकड़े को दोस्तों थैलियों में डालकर अपने समुदाय के अन्य लोगों को दिया गया, ये इस 5 पेज के प्रश्न के 500 के जो एप्लीकेशन थी उसमें लिखा गया था। और दोस्तों समुदायों को घर में बांट दिया गया और इस घटना की रिपोर्ट पर पुलिस प्रशासन ने दोस्तों जिस प्रकार से FSL रिपोर्ट भी आई और वो पॉजिटिव आई, उन्होंने गोकसी की घटनाओं को चरितार्थ भी कर दिया। उसके बाद में मामला दर्ज किया गया और प्रथम दृष्टया देखे तो दोस्तों ये गोकसी के आरोपी
जान पड़ते हैं। तो इसी के साथ उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। तो इनकी अब जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। और दोस्तों ये तर्क भी दिया गया राजेंद्र बेनीवाल द्वारा कि इनकी अगर जमानत होती है तो क्षेत्र में माहौल जो है, वातावरण जो है, जिस प्रकार से गोकशी की घटनाओं को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त था, उसको लेकर माहौल बिगड़ सकता है, माहौल ख़राब भी हो सकता है। तो ऐसे में इन आरोपियों की जमानतें खारिज की जाएं। तो इन सब से प्रभावित होकर न्यायाधीश ने भी दोस्तों जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं गोगामेडी क्षेत्र की। हमने सघन एक आज कवरेज की थी, वो भी आज ज़रूर देखिएगा। और बादरा विधायक पर दबाव के चलते दोस्तों गोगामेडी मंदिर के पास में जो नवनिर्मित शौचालय कॉम्प्लेक्स बना है, करीब 100 शौचालयों को मिलाकर 100 शौचालय इसमें शामिल है। दोस्तों इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स अभी तक गोगामेडी क्षेत्र में नहीं था। 10 या 20 के शौचालय बने हुए के करीब 6 कॉम्प्लेक्स पूर्व में बने हुए हैं, उनको ठेका पद्धति से छोड़ा जाता है। लगभग 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक इनकी बोली दोस्तों जाती है और 1 महीने के लिए। और उसी 100 शौचालय से बने हुए नवनिर्मित एक उस कॉम्प्लेक्स को दोस्तों बलवान पूनिया द्वारा अपने चहेते एक कार्यकर्ता को दिलाने की वकालत की फ्री में, और सरकार को, देवस्थान विभाग को लाखों रुपए का चूना लगाने का जो प्रयास किया गया है, इसको लेकर एक दोस्तों ज्ञापन सौंपा गया है। और वो ज्ञापन भी बड़े बड़े लोगों द्वारा सौंपा गया। जिला कलेक्टर महोदय को, उसमें दोस्तों जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी के, और उनके साथ थे पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, और जिला महामंत्री संगठन के प्रदेश के जुगल किशोर शर्मा, राष्ट्रवर्धन सिंह जो कि गोगामेडी के भाजपा के कार्यकर्ता है। अनेक ऐसे लोग थे जिन्होंने ये ज्ञापन सौंपा और सीधा सीधा आरोप लगाया विधायक बलवान पूनिया पर अपने चहेते को, अपने दबाव का, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, देवस्थान विभाग को लाखों रुपए का चूना लगाते हुए ये कॉम्प्लेक्स जो है अपने कार्यकर्ता को दिलाने का आरोप लगाया गया। और साथ में ज्ञापन में ये भी लिखा गया कि अगर इस प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स फ्री में अपने कार्यकर्ताओं को अगर विधायक बलवान पूनिया दिलाने में कामयाब हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं विभाग की, देवस्थान विभाग के ऐसी अन्य अधिकारियों की इसमें मिली भगत लग रही है, उसकी जांच अगर उच्च संस्था से नहीं कराई गई और उनको रद्द नहीं किया गया, तो हम न्यायालय की शरण लेने को मजबूर होंगे और ऐसा कदापि यहाँ नहीं होने देंगे। तो दोस्तों कुल मिला के ये घटना भी आज गोगामेडी क्षेत्र की प्रमुख घटनाओं में शुमार रही, क्योंकि पूरे गोगामेडी क्षेत्र में, मेला क्षेत्र में इसको लेकर चर्चा का बाजार गर्म रहा। और मेला क्षेत्र में हमने आज कवरेज की तो दोस्तों इसकी चर्चा प्रमुख रूप से हमने सुनी, और इसके ऊपर हमारी भी नज़रें बनी रहेगी। हम भी आगे इसको लेकर दोस्तों पूरी छानबीन भी करेंगे और इसकी पूरी सही रिपोर्टिंग आपको ज़रूर दिखाएंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से दोस्तों मनाया गया। कल 11 अगस्त को था और आज भी 7:06 तक इनका शुभ मुहूर्त रहा। और आज भी बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों पर पवित्र धागा, राखी, जो रक्षा का सूत्र था वो बांधी। और इसी के साथ दोस्तों आसपास सभी क्षेत्रों से रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाए जाने की खबरें आई। और 2013 में भारत ने पहला विमान वाहक पोत INS विक्रांत आज के दिन लॉन्च किया था। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आज के दिन मनाया जाता है। 1986 से लगातार ये दिवस मनाया जा रहा है। तो इसमें युवाओं को किस प्रकार से देश का भविष्य बनना चाहिए और किस प्रकार से वो देश की बागडोर संभाले, किस प्रकार से उनका सुरागीण विकास हो, इसके ऊपर प्रकाश डाला जाता है। और तेजी बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन की माताश्री है, उनका आज 1914 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। इसके अलावा दोस्तों मौसम का मिजाज आपको बताते हैं। 12 अगस्त को आज 33 से 36 डिग्री टेम्परेचर, 18 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, 85% बादल से कहीं हल्की बूंदाबांदी के अलावा कहीं भी बरसात का कहीं आसपास इलाकों में नहीं देखेगी। और 13 अगस्त को कैसा रहने वाला है मौसम दोस्तों, 29 से 34 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, दोपहर को मैक्सिमम 35 डिग्री रहेगा और देर शाम को भी 30 से 33 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। और 3.7 mm बरसात
कल दिन में हो सकती है, इसकी चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। और 18 से 29 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 100% दिन भर बादल छाए रहेंगे, रात्रि को भी 100% बादल छाए रहेंगे, लेकिन रात्रि को बरसात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा नहीं दी गई है। और मैक्सिमम टेम्परेचर कल देर रात्रि को भी 30 से 31 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। तो ये रहे दोस्तों आज के मुख्य समाचार। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।